आपने 25,000 किलोमीटर की यात्रा की। आई एम सो इंस्पायर्ड। इतनी बड़ी यात्रा कैसे प्लानिंग की? कुछ काम ऐसा करना जो देश के लिए करना है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चुना उस यात्रा की। शायद कहीं ना कहीं उन शहीदों का कुछ ना कुछ तो हम पे आशीर्वाद है। जितने हमारे सारे महावीर हैं, बलिदानी जो हुए हैं, इनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाए। 29 राज्य 95 दिन वो यात्रा अपने आप में, मुझसे पहले किसी ने भी इतनी बड़ी यात्रा उन शहीदों के लिए नहीं करी है। हम 95 डेज में जितने हमारे साथी थे, कोई बीमार नहीं पड़ा, हमारी गाड़ी कहीं पे खराब नहीं हुई। जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो कहते हैं ना, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, आपको उससे मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। जिन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना दे दिया, मैं जाके सिर्फ उनको नमन करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और वहाँ से जहाँ भी उनकी शहादत हुई है, जहाँ उनकी स्मारक बनी हुई है, मैं वहाँ से मिट्टी ला के रखना चाहता हूँ। ऊपर वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि हम कुछ बोले और ऊपर वाला शुरू करे। आज मेरे पास कुछ बताने के लिए यात्रा है ना, कि मैंने ऐसा करा है देश के लिए। ये सीधा सीधा उन शहीदों के लिए यात्रा है। इसमें कोई मुझे पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है वो याद रखें कि जो हमें आजादी मिली है वो ऐसी नहीं मिली है। The national flag, saffron, white and green tricolor, was publicly unfurled. मैं यूथ को तो मैसेज ये दे दूंगा, एक आपका एम होना चाहिए देश के लिए। देश के लिए थोड़ा सा टाइम आप निकालो बस। मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमें अगर उधर से कोई गोली चलाता तो हमें आदेश है कि आप गोला चलाओ। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो हर दिवाली उनके साथ मनाता है। आज गर्व होता है कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है। आज मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट है, एक यूथ आइकन, एक इंस्पायरिंग लीडर। सुरेंद्र जी, वेलकम टू द शो, वेलकम टू बियॉन्ड टाइटल्स। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सूरज जी। तो सुरेंद्र जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने 25,000 किलोमीटर की यात्रा की। मतलब आई एम सो इंस्पायर्ड। मतलब एक बार बैकग्राउंड दीजिए इस यात्रा का, क्योंकि ये यात्रा किस चीज के लिए थी? इतनी बड़ी यात्रा कैसे प्लानिंग की इस चीज की? क्या था आपके माइंड में जो ये आपने की? तो एक बार उसके बारे में बताइए प्लीज थोड़ा। पीछे से जो हमारा जो बैकग्राउंड है पॉलिटिशियंस का है, फादर पॉलिटिक्स में है, उनको मैंने काम करते हुए देखा, दिन रात काम करते हैं। और एक पहले ऐसे, मैं पॉलिटिशियन बोल सकता हूँ कि मेरे फादर हैं, पर लेकिन जितना वो काम करते हैं मैंने किसी और को नहीं देखा। दिन रात सिर्फ पॉलिटिक्स। वो 4 बार दिल्ली से एमएलए रहे, एलओपी रहे, लीडर पोजीशन रहे। इस बार अभी 2000 जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें वो एमपी बने हैं। तो जो बदरपुर जहाँ से वो एमएलए 4 बार रहे, 93 में पहली बार एमएलए बने, उसके बाद 98 में वो हार गए, फिर 2003 में बने, फिर 8 में हार गए, फिर 13 में बने, फिर 15 में हार गए। जो 15 से जो 20 वाला टाइम था ना, तो मुझे लगा कि वो इतना काम करते हैं। एक क्या होता है, जो पॉलिटिशियन होता है ना, जो उसके बच्चे क्या सोचेंगे। एक डॉक्टर का बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, एक जो नेता का, वो नेता भी चाहेगा, और एक्टर होते हैं उनके बच्चे वो भी चाहते हैं मैं एक्टर बने। अब मुझे भी था कि ठीक है अभी उनके पीछे पीछे चलना है, पर मैंने देखा जितने वो काम करने के बाद भी जनता उनको हरा देती है। मैं तो नहीं कर सकता उतना काम। तो मुझे लगा कि मैं एक संगठन बनाऊं, सेवा करना था, क्योंकि दिल के अंदर सेवा का भाव था शुरू से था, बचपन से, कि हाँ ये कुछ काम ऐसा करना जो देश के लिए करना है। तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो मुझे लगा यार चलो एक संगठन बनाते हैं, और संगठन के माध्यम से आप काम करते रहोगे, और संगठन से ना आपको कोई हटा नहीं सकता। 5 साल बाद कोई चुनाव नहीं होने, नाम नहीं होना। आप उस संगठन में काम करते चलो, आप उसमें कितना काम कर सकते हो आपके ऊपर है। तो 2017 में वो संगठन बनाया, 27 सितंबर को, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस होता है। संगठन बन गया, और हिंदुस्तान में हजारों संगठन है। तो संगठन बना के लगा कि संगठन तो बना लिया, अब करें क्या। करे क्या? फिर संगठन बन गया स्वाभिमान देश का। नाम भी ऐसा रखा कि हाँ, कि हमारे देश, जिससे मतलब ग्लोरी ऑफ द इंडिया, मतलब हाँ स्वाभिमान देश का। अब नाम रख दिया स्वाभिमान देश का। तो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब जितने भी शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, तो उनका हम कुछ ना कुछ, अब मूवीज़ आते हैं, मूवी से इंस्पायर होते हो आप बुक्स तो इतना नहीं पढ़ते, पर मूवीज़ आपको कहीं ना कोई छाप छोड़ जाती है। भगत सिंह जी की जो मूवीज़ देखी, उनसे लगा एक 22 साल का नौजवान जो देश के लिए अपने आप को नौछावर कर देता है। अच्छे परिवार से था, ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़रूरत थी उनको, पूरा परिवार उनका देश की आज़ादी के लिए लगा हुआ था। तो उनसे कहीं ना कहीं अंदर था। अब जितना भी यूथ होगा, आप किसी से पूछो ना भगत सिंह, तो उनके दिल में एकदम एक अलग से एक भावना जगती है उस यूथ के लिए, कि हाँ वो एक ऐसा था देश के लिए। जितने भी हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, संगठन बन गया। अब सब हम लोग बैठे ऐसे ही, तो भाई अब कुछ तो, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी ने बॉम्ब फोड़ा था कि किसी को हार्म नहीं करना। करेक्ट। हाँ, पर लेकिन जो बहरी जो सरकार बैठी है, अंग्रेजी सरकार, उसको सुनाई दे कि हाँ भाई जो यूथ है वो आपको मारना नहीं चाह रहा, सुनाना चाह रहा।
तो मुझे भी लगा कि कुछ तो ऐसा बड़ा काम करो कि भाई हिंदुस्तान में जाके फिर सबसे पहला कि यार जो महावीर जितने भी हैं, जितने हमारे सारे महावीर हैं, जितने बलिदानी जो हुए हैं, कि इनको पहले सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाए, कि पहले इनको दो जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने आज़ादी के समय अपने आप को कुर्बान कर दिया, और जो सेना के जवान हैं दोनों, कि दोनों को हम जाके एक संगठन बना के एक पूरी यात्रा करते हैं। ये यात्रा का प्लान हुआ ऐसे। और आपने सोचा था कि हम 25,000 किलोमीटर करेंगे, ये प्लानिंग में था या आपने स्टार्ट किया और फिर करते रहे नहीं, करते रहे? पहले क्या हुआ था कि लगा कि ये पूरे देश की एक यात्रा करते हैं। अब उसका फिर जब अगर देश की यात्रा करेंगे तो उसको समय चाहिए। तो जब वो प्लानिंग हम कर रहे थे तो मुझे लगा 29 स्टेट्स उस समय थे, 29 स्टेट थे। तो अगर कहीं भी जाएंगे तो कम से कम 3 दिन लगेंगे एक स्टेट में। तो उससे हमने करा कि 3 दिन तो मतलब 90-95 दिन आपके यात्रा में लगने हैं। एक स्टेट में आप जाओगे 3 दिन। करेक्ट। तो स्टार्टिंग से ये था कि हाँ, भी 3 दिन के आसपास का हम लेके चलेंगे। और जब यात्रा स्टार्ट की, जब 15,000 किलोमीटर का कुछ था, हमने वो गूगल से नापा था। अच्छा। अब बाद में जब पता चला कि आप जब अंदर जब आप जाएंगे किसी भी उसके अंदर, तो वहाँ भी चलना पड़ता, सारा कुछ था। करेक्ट। तो वो लास्ट तक आते आते वो 25,000 किलोमीटर की वो यात्रा हो गई। 29 राज्य, 95 दिन, वो यात्रा अपने आप में। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चुना उस यात्रा के लिए, पर मैं पीछे जब सोचता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं उन शहीदों का कुछ ना कुछ तो हम पे आशीर्वाद है। आपको कभी ऐसे लगा बीच में रुकने के लिए? नहीं, जब हम यात्रा जब प्लान कर ली, हमने पूरा मैप वैप सारा बना लिया, तो हमने पूरा ना लिस्ट बनाई कि भाई आप और हम अगर बाहर घूमने भी जाते हैं तो 4 दिन 5 दिन बाद आपको लगता है कि चलो भाई अब घर चलते हैं, और घर की वो रोटी खाने का मन बिल्कुल। करता है, वो घर के उस बिस्तर पे नींद आती है, चाहे 5 स्टार होटल के कितने भी अच्छे बेड्स हो फैमिली के साथ। तो 5-6 दिन बाद लगता है कि वापस चलो। तो हमने लिस्ट बनाई कि 10 दिन ये लोग रहेंगे, 10 दिन ये रहेंगे, फिर 10 दिन ये रहेंगे, फिर ये वापस हाँ, आ जाएंगे। मतलब 4-5 ग्रुप्स हमने बनाए कि 5 ग्रुप्स बनाएंगे कि कैसे से करेंगे। 13-14 लोगों का हमारा एक वो था, एक हमारे साथ एक रथ बनाया था हमने पूरा, एक बढ़िया नई गाड़ी हमने फोर्स की ली थी, उसमें पूरा अच्छा से शहीदों की फोटो लगा के बहुत अच्छे से उसको बनाया। 2 गाड़ियाँ साथ होती थी। तो वो रथ बनो के पूरा मैप हमने 95 दिन का मैप वैप सारा बन गया। अब जब हम यात्रा पे निकले, अब हमने सोचा नहीं था कि यात्रा को ऐसा सम्मान मिलने वाला है। और उस यात्रा को सबसे बड़ा जो सम्मान दिया, आज हमारे बीच में नहीं है, वो उनको श्रद्धांजलि मैं आपके इस पॉडकास्ट के उससे भी देना चाहता हूँ कि सीडीएस जो पहले सीडीएस रहे हमारे विपिन रावत साहब, उनके साथ भी कैसा इंसिडेंट हुआ। देखो ना, आप जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो कहते हैं ना पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, आपको उससे मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। हमारा सैनिक फॉर्म में ऑफिस होता था, एक हमारे मित्र का था, तो वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। वहाँ हमारे कर्नल अंकल आते थे, वो मिले, तो मैंने कहा अंकल मैं ऐसे यात्रा कर रहा हूँ। अरे आप देखो, जब कर्नल जितने भी आर्मी के लोग होते हैं ना, आपको ऐसे बूस्ट करते हैं कि आप सोचते हो कि मतलब आपने सब कुछ कर दिया। उन्होंने बताओ बेटे मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो अंदर से अपना आप ही निकल गया कि कुछ ऐसा अंकल हो जाएगा, विपिन रावत साहब से मुलाकात हो जाएगी। कह रहे वो उनके जूनियर थे, वो किसी समय में वो उनका रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट में थे वो, तो उनके जूनियर थे एक समय में विपिन रावत साहब। उन्होंने कहा कि भाई मेरे जूनियर थे पर मेरी मुलाकात नहीं हुई है काफ़ी दिनों से उनसे। अब ये देखो ना, मैंने उनसे बोला चलो साहब अगर हो जाए तो अच्छी बात है अंकल, देख लेना अगर कुछ हो जाए। अब देखो ना, ऊपर वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि हम कुछ बोलें और ऊपर वाला शुरू करे मिलाने के लिए। 2 दिन बाद वो किसी कार्यक्रम में उनसे मिलते हैं, हमारे जो कर्नल अंकल हैं उनसे, विपिन रावत साहब से। वो उनसे हेलो हाय तो करते करते, पर ये कहते कि मुझे आपको मेरे बेटे जैसा हो उनसे मिलाना है। 2 दिन बाद वो मिले, 2 दिन बाद का समय हमें मिल गया। मतलब जिस दिन हमने बोला 4 दिन के अंदर हमारी मुलाकात विपिन रावत साहब से हो जाती है। जब उनसे मिलते हैं, आज भी मुझे वो दृश्य याद रहता है। जब मैं उनसे पहली बार जब मिला, तो क्यों हमारे साथ 2 थे, उनके सीनियर थे, तो खड़े होकर उनसे मिले। मैंने नमस्कार किया, मैंने पैर लिए, मैं कि सर मैं ऐसे ऐसे यात्रा करना चाहता हूँ शहीद आज़म भगत सिंह के लिए, इनके लिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जी वो तो सबसे ऊपर है, उनका तो कोई है ही नहीं जिस तरह से उन्होंने करा है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार जब यात्रा कर रहे हो तो अंडोमान निकोबार जरूर जाएं, जहाँ पे बहुत सारे बेचारे जितने हमारे चाहे सावरकर साहब वहाँ पे रहे थे। कह रहे वो जेल, सेलुलर जेल मैंने देखी है, वो जेल देखिए आपने? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि उस जेल में जरूर जाना देखने के मैंने देखी लिए। है तो वो मैंने कहा ठीक है साहब मैं जाऊंगा। अब जब उनसे मिले तो उन्होंने क्या करना चाहते हो, उन्होंने एक बात बोली कि जो आज का जो युवा है
वो कहाँ इन चीज़ों में है। वो तो क्लब में पार्टी कर रहा है, नशे कर रहा है, उससे कहाँ देश की परवाह है। मतलब इस तरीके का एक उनका मानना था। तो मैं साहब मुझे तो पता नहीं, एक अंदर से भावनाई संगठन बनाया तो मैं पूरे देश में जाऊँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बैठे कॉफ़ी पिलाई। अब जैसे आप कुछ तपस्या कर रहे हो और ऊपर से भगवान आपको बोले कि बताओ, वर माँगो, क्या माँगते हो? मैं दूँ। जब चाय खत्म हुई तो बोला क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, आपको क्या चाहिए? अब मेरे पास शब्द में क्या चाहिए, मुझे क्या साहब, मैं जाना चाहता हूँ आर्मी कैंप्स में, रुकना चाहता हूँ। भाई कोई आर्मी के जो जवान हैं उनके साथ कोई दिक्कतें हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आके। और जो भी वहाँ पे जो हमारा जिस तरीके का स्वागत होते हैं वो उनके उसमें आर्मी उसमें हमने कहा फ्लैग ऑफ, उन्होंने बोला कि फ्लैग ऑफ हो जाए, फिर एक रीत होती है उनकी जब सेना की, तो एक ऐसा हो जाए। तो हमने बोला, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बाहर से अपने पीएस को बुलाया, हमारा यात्रा का पूरा मैप लिया, उनको दे दिया। मुलाकात हमारी ख़त्म हो गई। हमने लगा ठीक है भाई, जैसे मिलते हैं ठीक है, हमने दे दिया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, कर दी है। पर हमें मालूम नहीं था कि किस तरीके का वहाँ पे जो, मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जैसा सम्मान आर्मी ने दिया। हमारे संगठन को दिया, ऐसा सम्मान, और भी एक, मेरे पास कोई पद तो था नहीं, करेक्ट, करेक्ट। ना मैं कहीं प्रधानमंत्री था, ना मैं किसी देश का कोई ऐसा कोई एम्बेसडर आया था कि हाँ कोई कि आपको वो मिले। कुछ हमें सम्मान दिया जाए। एक आम आदमी को सिर्फ भावना को देखते हुए उन्होंने ऐसा सम्मान दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे पहले आर्मी ने किसी को भी ऐसा सम्मान दिया होगा, और मेरे बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी को आर्मी ऐसा सम्मान देने वाले, एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी को। हाँ, मुझे ये फील होता है। जेन्युइननेस थी ना मेरे ख्याल से, कि उनको लगा कि इतना जेन्युइन हाँ, काम कर रहे हो। उन्होंने बोला कि ये 95 दिन के लिए जा रहे हो, क्या इसके पीछे वो है? तो मैं सब कुछ नहीं है, संगठन बनाया है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना दे दिया। मैं जाके सिर्फ उनको नमन करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और वहाँ से जहाँ भी उनकी, जहाँ शहादत हुई है, जहाँ उनकी वो बनी हुई है, स्मारक बनी हुई है, मैं वहाँ से मिट्टी ला के रखना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके नाम से एक सुंदर स्मारक बनाऊँ, कि हाँ मैं ये मिट्टी लेके आया था, मैं वहाँ से स्मारक की उस मिट्टी को मैं वहाँ पे रखूँ कि ये मिट्टी उन सब बलिदानियों की है जो मैं लेके आया पूरे देश से। मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, आपने मिट्टी उठाई, हाँ, ये इसका क्या रीजन था? मिट्टी का ये था कि स्मारक बनाने का था, कि मेरा ये था कि जब मैं यात्रा पे जाऊँ तो एक ऐसा एक तो स्टैचू बनाने का था मेरे, कि शेर आजम भगत सिंह के बड़ा स्टैचू बनाए उस स्मारक के अंदर, और एक मार्टियर्स के वॉल ऑफ मार्टियर्स, जो आर्मी के जितने लोग, हमारे जितने जवान शहीद हुए हैं, उनकी एक वॉल बना के उनको श्रद्धांजलि दूँ, कि आने वाली जो पीढ़ी है वो याद रखें कि जो हमें आज़ादी मिली है वो ऐसी नहीं मिली है। आज हम एक दिन भूखे रहते हैं ना, तो एक फास्ट एक दिन का रखो, आपको पता चल जाता है। करेक्ट, करेक्ट। और वो उस समय 65 दिनों के लिए, मूवी देखी है आपने? हाँ, मूवीज में कितनी अच्छी तरह दिखाया हुआ है उनको वो। दिखाया कि वो 62 डेज के लिए वो भूखे बिना सिर्फ पानी के ऊपर वो अनशन पे बैठ गए, वो भी फोर्स कर रहे थे और पिलाने वो- के लिए। हाँ, पिलाने के लिए, उन्हें नहीं पिया। मतलब वो भी तो दिखाया था ना तो मूवी वो में। देख के हमें लगता था कि वो जो आज़ादी हमें मिली है वो ऐसी नहीं मिली है। हम कम से कम उनको देखो, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है, मैंने सिर्फ उनके लिए, मेरे दिल के अंदर भावना थी कि मैं कुछ ऐसा तो करूं कि मैं किसी को बताऊं तो मुझे भी उनके साथ सम्मान मिल जाए। जो उन्होंने करा वो हम नहीं कर सकते। उस समय तो आप तिरंगा लेके निकल भी नहीं सकते थे, जो तिरंगा लेके निकलता था उसको गोली मार दी जाती थी। हम पूरे देश में तिरंगा लेके निकले, उनको सम्मान दिया, और पूरे देश के अंदर हमें ऐसा सम्मान मिला जैसे हमारे संगठन ने देश को आज़ाद कराया है, इस तरीके का हमें सम्मान मिला कि जैसे जहाँ जाते थे लोग मिलते थे हमें। बट इतनी लंबी यात्रा, आप नक्सल एरिया भी गए, आप कश्मीर भी गए, ऐसा क्या चैलेंज मिला आपको? आपको बहुत मिले होंगे चैलेंजेस, कुछ स्टोरीज बताइए जो आपको चैलेंजेस मिले होंगे रास्ते में। एक तो जो पहले स्टार्टिंग थी यात्रा से पहले, यात्रा तो 95 दिन की थी हमारी, पर यात्रा से पहले जो तैयारी तो 6 महीने की थी हमारी, कि पूरे देश में जाना था। अब हमें कोई, मैं ठीक है फादर पॉलिटिशियन है, हो रहे हैं, मैं तो एक ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है, आज भी नहीं है मेरे पास तो कोई पद। अब ये संगठन बना के पूरे देश में जाना है, भाई दिल्ली के अंदर तो आपके पास लोग हैं, करेक्ट, चलो ठीक है भाई, यहाँ जानते पे हैं लोग। पले हैं, बड़े हैं, तो यहाँ लोग हैं, पर दिल्ली से बाहर निकलेंगे आपके पास तो लोग ही नहीं है। तो जब वो प्लानिंग कर रहे थे 6 महीने पहले, प्लानिंग व्लानिंग सारी करी, कोई जो कहाँ मिला, कोई कहाँ मिला। उस प्लानिंग के समय मैं आपको बताता हूँ, साउथ, चलो नॉर्थ इंडिया में तो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, साउथ के अंदर एक हमारे मित्र थे संजय भैया, हमारे क्षेत्र से ही, बदरपुर से ही हैं। उनको, वो बीजेपी कार्यालय में बैठते थे, उनको एक साउथ का रवि राम जी मिले,
तो उन्होंने बैठाया, चाय पिलाया कि रवि राम जी कहाँ से? उन्होंने, जी मैं साउथ से हूँ, कोयम्बटूर से, उन्होंने बताया। तो जैसे साउथ की बात आई तो संजय भैया को यार वो भाई मेरा यात्रा कर रहा है तो क्या सपोर्ट हो सकती है, कि लोग उस समय आप ढूंढते हो। करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मेरी तभी बात कराई रवि राम जी से कि ये साउथ के हैं और ये आपको साउथ में सपोर्ट करेंगे। तो हमें था कि साउथ में जाएंगे, भाषा समझ में आएगी नहीं, ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा यात्रा थके आ रहे होंगे, थोड़े आराम भी हो जाएगा और फिर देखेंगे जो भी होना है। उन्होंने साहब एक बात बोली रवि राम जी ने, और वो देखो ऐसा आदमी ऊपर वाले ने भेजा था, जैसे विपिन रावत साहब से मिलाने के लिए भेजा था उनको, कर्नल अंकल को, ऐसी रवि राम जी को संजय भैया के थ्रू भेजा। उन्होंने कहा साहब आप जब कोयम्बटूर आए ना, सिर्फ फ़ोन कर देना एक दिन पहले हमें। तो मैं ठीक है साहब। अब हमें तो साउथ में हमारा पास एक ही नंबर था उनका, और तो कोई हमारा कोई जानकारी थी भी नहीं। पहली बार जा रहे थे उस समय, केरला तक तो गए थे कभी पर, लेकिन ऐसे गाड़ी से तो कभी नहीं गए साहब। जब हम साउथ में पहुँचे कोयम्बटूर में, हमने उनको फ़ोन कर दिया, वो अपना एक बैग लेके, अटैची टाइप, वो लेके आ गए। वहाँ पे उन्होंने सारी व्यवस्था हमारी कर रखी थी, रहने रहने की बहुत अच्छे से उन्होंने। अब देखो इतना सिंपल आदमी थे वो बेचारे, वहाँ बेड लगे हुए थे तो शायद कोई एक आध बेड कम पड़ गया था। हम उन्होंने 4-5 रूम थे, अच्छे रूम्स थे, वो नीचे अपना बिछा के ना, एक चादर बिछा के नीचे लेटने लगे। मैंने कहा नहीं रवि जी आप ऊपर लेटो, ऐसा नहीं आप करोगे, हाँ सारा कुछ व्यवस्था आप करो नीचे के। तो फिर बड़े मुश्किल से माने, ऊपर बैठे। और साउथ के अंदर, आप इसमें फ़ोटोज़ देखना बुक के अंदर, कि साउथ के अंदर उन्होंने जिस तरीके से हमारा सम्मान कराया, मुझे लगता ही नहीं था कि साउथ के अंदर हमें इतना कुछ मिलने वाला। चाहे वहाँ पे आप समझ लो भाई, आप इंटरेक्शन मीडिया से करते थे, सारा मीडिया वहाँ खड़ा होता था। वो खुद एक छोटी मोटी वहाँ पे ना अच्छी पार्टी चलाते थे, वो हिंदुज़म के ऊपर वहाँ पे थोड़ा वहाँ चलता था, तो उनके ऊपर पार्टी चलाते। जहाँ हम जाते थे, कि वहाँ पे टेम्पल से बहुत थे, उन्होंने दर्शन कराए। और मंदिरों में ऐसे दर्शन, मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारी यात्रा का सम्मान आर्मी ने दिया, उसी तरीके से जो गर्भगृह होते हैं मंदिर के, जहाँ पे अलाउड ही नहीं होता जाना, हमें वो अंदर बैठा के वो पूजा कराते थे। वो चाहे रामेश्वरम मंदिर थे, साउथ के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, बहुत मंदिर है। और ऐसे भव्य मंदिर हमारे नॉर्थ में नहीं है। इतने सुंदर मंदिर थे ये, मतलब एक ऊपर वाला, मैं बोलूँ ना कि हमें जहाँ कोई नहीं था वहाँ कोई ना कोई ऊपर वाला भेज रहा था। कहीं देखो रवि राम से जुड़े हुए हैं, वो राम मिल गया हमें। कैसे होता है, अगर आप अच्छा काम करो अच्छी इंटेंशन के साथ, तो चीजें भी वो जुड़ जाता है, जाती है। आप, ये तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो पर आपने पूरा देश देखा, तो आपको क्या लगा कि हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए जिससे हम और इम्प्रूव करें, क्योंकि आप पूरा देश घूमे थे। 2018 में जब घूम रहे थे तो माइंड में सिर्फ जो लोग मिलते थे, कुछ शहीद परिवार मिलते थे, सेना के जवान मिलते थे, सारे वो मिलते थे। तो हमारा ये था कि जब हम वापस आएंगे, कि तो हम अपनी बात, जो जो लोगों ने हमने बोला, वो हम बात रखेंगे आके यहाँ पर। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2018 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो जब उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी उससे पहले, तो जो वो सीएम थे गुजरात के, तो वो एक समय में लंदन के अंदर कृष्णलाल शर्मा जी के नाम से, मैं एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, उनकी मिट्टी थी, वो शहीद हुए थे, वो आज़ादी के समय के, तो उनकी मिट्टी वहाँ रखी हुई थी। वो मिट्टी, जब वो मुख्यमंत्री, तो वो मिट्टी वहाँ से वो लेके आए थे। तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था सारा कुछ। जब यात्रा पर गए तो बहुत सारे लोगों ने हमसे मांग करी कि जो इंडिया गेट के ऊपर जो स्मारक है, जो इंडिया गेट जो बना हुआ है, वो अंग्रेजों ने बनाया था, और जो अंग्रेजों के लिए शहीद हुए थे सैनिक, उनके लिए बना हुआ था। तो जब हम जाते थे तो लोग कहते थे कि साहब हमारा स्मारक कब बनेगा, कि वो तो अंग्रेजों के जो उनके लिए शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए शहीद हुए आज़ादी के बाद, उनके लिए स्मारक कब बनेगा। वो बाहर के लोग बहुत चीज़ें देखते हैं, वो हमने कभी नहीं सोचा। हम लोग इंडिया गेट बना तो हुआ है, तो हमने कभी साहब जाएंगे। जब दिल्ली का आदमी बाहर जाता है ना, तो बाहर के लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं, वे दिल्ली के हैं तो सीधा से सब सीएम को, सब जानते होंगे, पीएम को सीधा जानते होंगे, तो वो लगता है उनको। तो मैंने, जब हम जाएंगे तो हम आपकी बात रखेंगे इस बात को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम यात्रा चल रही थी, लोग हमसे मांग करते थे ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको लगता था भी दिल्ली जाके बात रखेंगे। फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, यहाँ पे जब हम चंडीगढ़ के अंदर थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ था। तो एयरपोर्ट का चल रहा था कि भाई एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पे होना चाहिए। तो हमने कहा साहब रखेंगे हम इस चीज़ों को जाके। और इंडिया गेट के ऊपर ही, आप हमने कभी नोटिस नहीं करा, आपने भी नहीं करा होगा, वहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई थी अंग्रेजों के राजा की, उस समय की। वो लगी हुई थी वहाँ पे, हमने भी कभी नहीं देखा। तो जब हम जाते तो कहते थे साहब वहाँ पे एक अभी भी एक अंग्रेज राजा की फोटो वहाँ लगी हुई है मूर्ति, वो कब हटेगी। हमने कहा ठीक है। तो हम आके अब से हम लेटर लिखते थे हम, कि भाई हम यात्रा में गए मोदी जी, ऐसे ऐसे लोगों ने मांग करी।
उस सारी चीज़ें देखो, मैं नहीं कह रहा कि हमारे संगठन के लेटर हेड से मोदी जी ने कर दी, उनको बहुत सारे लोग लिखते होंगे, वो लोग भी लिखते होंगे, करेक्ट करेक्ट। पर वो सारी चीज़ें हमारी यात्रा के बाद हुई। मतलब जो आपने मान हाँ, ली काफी हुई पूरी, ये मतलब सारी बातें यात्रा के बाद अपने आप हुई। मैं उसमें कोई श्रेय नहीं ले रहा कि हमने कराया है। हमने तो खाली जो हमें एक ग्वालियर में एक मिले पत्रकार, उन्होंने कहा सिर्फ चिट्ठी लिखा करो, आप कुछ मत करो, आप लेटर्स लिखा के भेजा करो, होगा नहीं होगा वो रहने दो, आप अपना काम करते रहो। तो हमने वो काम करा। आने के बाद अब जाओ स्टैचू वहाँ पे जहाँ राजा की, अंग्रेजों के राजा की थी, वहाँ आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लग गई है, मोदी जी ने लगा दी। वो वहीं स्मारक बना दिया है शहीदों के लिए, जो सेना के जितने भी 1947 के बाद शहीद हुए सबके पास स्मारक बन गया, नाम रख दिया गया वहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी का। ये अपना आप हुआ यात्रा के बाद, तो उसका श्रेय हमें भी मिल जाता है थोड़ा सा। कमाल है भाई गॉड। बट आपको क्या लगता है, आपको आपके अंदर क्या चेंज आया ये 90 दिन की यात्रा करके? आपने इतना कुछ सीखा, आप इतने लोगों को मिले, आपके अंदर क्या प्रभाव आया? चेंज तो क्या है कि पहले, उससे पहले तो हम कुछ थे ही नहीं भाई। यात्रा से पहले हम अगर आपको या किसी को, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो किस लिए बैठा हूँ भाई? आज मेरे पास कुछ बताने के लिए यात्रा है ना, कि मैंने ऐसा करा है देश के लिए। अगर उससे पहले आप मेरा ये लेते तो मैं क्या बताता क्या आपको? बताते मैं आप? यही बताता कि मैं भाई, मेरे फादर Correct. एमपी हैं, उससे बार 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार वेस्ट एमएलए उनको वार्ड में, ये बताता। हाँ, पर आज मेरे आज अपने पास बारे में बता कि सकते एक हो। संगठन का बताने के, कि मैंने बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कोई राजनीति नहीं थी। जब मैंने यात्रा करी, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं था कि लालच मैं नहीं था। पूरे देश में जाऊंगा तो मुझे आके यहाँ पर पॉलिटिकल कोई माइलेज चाहिए, कुछ नहीं। ना मैंने किसी कार्यक्रम में, हमारे जो इंडिया गेट से हमने कार्यक्रम करा तब भी कोई पॉलिटिकल हमने किसी को नहीं बुलाया। जब हमने यात्रा खत्म करी तब भी हमने किसी को नहीं बुलाया। मैं कि सीधा सीधा उन शहीदों के लिए यात्रा है, इसमें कोई मुझे पॉलिटिकल माइलेज नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। और उसके बाद इस यात्रा के बाद जहाँ मैं जाता था, जिन लोगों ने यात्रा देखी थी वो अप्रिशिएट करते थे। अभी इससे पहले आप रंजीत जी से हम बात कर रहे थे भाई, अगर मैंने वो यात्रा नहीं करती तो शायद कनेक्शन नहीं जुड़ता हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कनेक्शन वो यात्रा की वजह से है कि हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, और मुझे ये भी है, मैं घमंड तो नहीं कह सकता, तो मुझे अंदर से आता कि मैं एक पहला इकलौता एक ऐसा हूं कि जिसने उन शहीदों के लिए पूरे देश में, किसी ने मुझसे पहले किसी ने भी इतनी बड़ी यात्रा उन शहीदों के लिए नहीं करी है। 95 डेज आप चले गए, 29 राज्यों पे निकल गए, आप जानते नहीं थे, नक्सलाइट एरिया से आप निकल रहे हो, जो अभी आप कह रहे थे कैसे कैसे। अब मैं आपको जो स्टोरी, जो 2-3 ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि जब आपको लगता है कि हाँ, आपके साथ उन शहीदों की आत्मा आपके साथ चल रही थी। मैं पहला आपको बता दूं, हम 95 डेज में जितने हमारे साथी थे, कोई बीमार नहीं पड़ा। मतलब आप 2 दिन बाद स्टेट चेंज कर रहे हैं, हम पानी चेंज है, खाना चेंज है, सब कुछ चेंज है, वेदर चेंज है। वेदर चेंज है, पर कोई बीमार नहीं पड़ा। हमारी गाड़ी कहीं पे खराब नहीं हुई, कहीं हमारी गाड़ी पे कोई अटैक नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, किसी ने हमारी गाड़ी को रोका नहीं, सबने सम्मान दिया। अब चायबासा वाला मैं आपको इंसिडेंट ऐसे बताता हूँ कि हमने तो वो मैप बना रखा था। अब मैप के अंदर हमें नहीं पता बीच में चायबासा पड़ेगा, हमें पता झारखंड से हमें रांची जाना है, ऐसे वो मैप बना हुआ था, वो बीच में वो चायबासा का एक स्ट्रेच पड़ता था। शाम के 5 बजे होंगे और जहाँ हम रुके ना, हम लगे अरे बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पे, तो सामने पहाड़ हैं बड़े सुंदर सुंदर, यार यहाँ रुके ना, कहीं चाय मिल जाए, चाय पियेंगे बैठ के। मतलब शाम होती थी, चलो भी रुक जाए, चल रहे हैं। बिल्कुल। अब हम जाके जब चलते रहे तो आगे झोपड़ी टाइप, क्यों वहाँ पे सारा कुछ था हाँ, नहीं ऐसा, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, हाँ। कोई ढाबी भी नजर, एक झोपड़ी सी नजर है, एक बाबा से बैठे हुए थे। मैं यार चाय मिल जाएगी, वो सामान वामान रखा हुआ था। तो हमने गाड़ी रोकी अपनी, जो हमारी तीनों चलती थे, तो वहाँ हमने, वो रथ भी था हमारे साथ, तो हमने जब रोका, हम उतरे, सब अच्छा वेदर था, हमने टी शर्ट डाल रखी थी कोई। उतर के वो बाबा जो थे उन्होंने धोती पहन रखी थी, अभी भी याद है उनका जो चेहरा मुझे हल्का हल्का सा, मतलब होते जैसे बुजुर्ग से थे। उठे, कह रहे बाबू, जब हमने बोला कि चाय मिलेगी, तो उन्होंने कहा चाय मिलेगी, क्या कहाँ खड़े हो बाबू, पता है? तो मैं कि नहीं, कि चाय बासा में। कि चाय मांग रहे हो, चाय बासा में। तो मैं कि चाय बासा होता ना कि एकदम रिकॉल, आप कहते हैं चाय बासा, नाम तो सुना सुना है। हुआ है। मेरे पीछे एक साथी थे, सोहन थे या संतोष थे, तो मैंने पीछे ऐसे मुड़ के बोला कि ये चाय बासा का कुछ कह रहे हैं बाबा, कि चाय बासा। तो मैंने, क्या है? कह रहे, उन्होंने धीरे से मेरे कान में बोलते हैं कि भैया वो नक्सलाइट एरिया है। अच्छा, तो फिर हम थोड़ा सा, एक पॉज होता है, नक्सलाइट Correct. एरिया है, तो फिर पूछा बाबा भी कहाँ से, आप क्या कर रहे हो, मतलब अपना थोड़ा सा उनकी बिहार की भाषा और वो थी। मैंने कि बाबा हम तो दिल्ली से आए हैं
और ऐसे-ऐसे एक यात्रा कर रहे हैं देश के लिए और चाय के लिए रुके हैं। तो उन्होंने बड़े गौर से सबको देखा हमें। हम सब उतर गए तो सबको देख रहे थे वो कि हमने ऊपर टी-शर्ट पहनते थे, उसमें संगठन का नाम होता था और नीचे एक जो पैंट होती थी वो आर्मी की पैंट होती थी हमारे नीचे। अच्छा, ओके। नीचे कि आर्मी का पैंट एक दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब संगठन का भी हो गया, भी आर्मी हमें सपोर्ट कर रही है, आर्मी का हमें सम्मान मिल रहा है, एक वो भी हो गया। तो वो बाबा बड़े गौर से सबको देख रहे थे 14 लोग। अब हम शक्ल से कोई आर्मी वाले तो लग ही नहीं रहे थे। भाई आर्मी वाले तो सारे होंगे, कोई 6 फुट का होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हम होंगे। सारे, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, मतलब ठीक है, उसको देखा यार ये कोई आर्मी के लोग तो नहीं है। वो अपने माइंड के अंदर असेस हाँ। कर रहे थे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा। हमने वहाँ चाय पी बैठ के, पर वो जो चाय पी रहे थे ना, वो ऐसा माहौल था, उन्होंने कहा आगे चाय बासा बोल दिया, नक्सलाइट एरिया है, आगे जा नहीं सकते हो आप। अब वो जो चाय हम पी रहे थे ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी की चाय नीचे गले से उतर रही होगी वो। क्योंकि अब जाना है, सबके हाँ, अब चाय पी भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। अब जो लीड कर रहा है, कॉल तो उसी की होगी। तो मैंने कहा अब कुछ भी, अब चलेंगे आगे, क्योंकि हम बिल्कुल मिड के अंदर थे चाय बासा में। वो समझो अब 6 बज गए, मतलब 5 बजे हम रुके तो आधा पौना घंटा लगे, 6 बजे बिल्कुल मिड के अंदर है। अब पीछे जाते हैं तो भी वही है हम, करेक्ट। आगे जाते हैं तो थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटे बाद हम गेस्ट हाउस था, हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें रुकना था। तो चाय वाय पी मैंने। अब वो जो हमारे साथ बेचारे ड्राइवर थे देवा, जिन्होंने पूरी यात्रा का, होता ना जैसे भगवान श्री कृष्ण का वो महाभारत के अंदर अर्जुन के वो बने थे, भगवान श्री कृष्ण उनका रथ पूरा लेके है थे। तो मैं तो उनको वही जो हमारे थे वो 95 दिन के अकेला देवा, उसके भी एक कहानी है कि वो कैसे हमें मिला है। सबके मतलब ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे जोड़ा है, आप सोच नहीं सकते। मतलब होता ना कि उसको यात्रा करानी थी। हो सकता था शायद उस दिन वो ड्राइवर नहीं मिलता, हम करते नहीं। बिल्कुल। उसकी भी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, पहले चाय वासा वाले आपको बताता हूँ। अब चाय वाय हमने पी ली सबने। ड्राइवर से मैंने बोला भाई चल, वो था कि ठीक है भैया चलते हैं, अब आगे क्या करें, कोई ऑप्शन था ही नहीं, आगे चलना ही चलना है। हाँ, अगर होता कि भाई आज रात को यहीं रुक जाते हैं, कहीं पे है तो हम रुक जाते हैं। ओके, उन्होंने बोला कि दिन में निकलो, रात को यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है, जाते नहीं। और कोई गाड़ी, वहां पे हम खड़े हुए थे तो 1 घंटे तक कोई गाड़ी भी नहीं आई वहां पे। ना कोई गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, कुछ नजर ही नहीं आई। यार क्या हो गया। अब उन्होंने बोल दिया तो माइंड के अंदर, अगर वो नहीं बताते तो शायद तो हम पता भी नहीं चलता। हाँ, निकल तो कर भी ही जाते। लेते। अब पता है निकलते निकलते तो ऊपर वाला ही जाने। अब चाय वाय पी के हम बैठ गए रथ के अंदर, और रथ के अंदर सन्नाटा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जब नक्सलाइट एरिया बोल दिया तो नक्सलाइट एरिया यही कि पता नहीं कहाँ से कोई वो सुरंग, बारूद की सुरंग लगी हो, कहीं से कुछ कोई भी हो आगे सकता है, कुछ भी बॉम्ब कर ले। हो, कुछ भी हो सकता है। हम चलना स्टार्ट किया। वो आप समझो जैसे पहाड़ी होती है ना, जैसा आप जाते हो मसूरी जाते हो, इस तरह का एक रास्ता था, सुनसान, सुंदर पहाड़, ठंडी हवा चल रही थी और तारे एकदम ऐसे थे, बिल्कुल एकदम ऐसे नजर आते जैसे आपके पास हैं। इतना सुंदर एरिया, हम चलते जा रहे हैं, बस अंदर से एक डर है, चल रहे हैं। हमारी गाड़ी कोई 15-20 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब जब फॉलो करना उसने स्टार्ट किया तो जो ड्राइवर थे उसने बोला भैया पीछे मोटरसाइकिल है। तो मैंने कहा शुक्र है कोई तो गाड़ी नजर आई। फिर भैया आगे देखो। तो मैंने कहा मोटरसाइकिल को क्या दिखाना चाह रहा है। तो जो उसके शीशे के अंदर, मैं इधर बैठता था जैसे फ्रंट के अंदर, तो मैंने ऐसे आगे देखा तो मोटरसाइकिल थी, पर मोटरसाइकिल वाला जो चला रहा था उसने पूरा ऐसे अपना फेस पूरा ऐसे ढका हुआ, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही और कुछ नजर नहीं आ रहा। कह रहे भैया क्या करें, चलते रहो, क्या अगर रोके तो मैं रोक देना, कि आप ऐसे एरिया में आप कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं उसको मार के भागेंगे तो आगे कोई ना कोई, अगर वो रोके आप चलते रहो। हम थोड़ी दूर चले, एक हमें राइट हैंड के अंदर पुलिस चौकी नजर आई। उसने दिखाया ड्राइवर ने कि भैया इधर देखो राइट पे। उस चौकी पे जैसे लगता है ना कि आग लगा दी गई थी, मतलब पूरी काली थी वो, बस नजर आ रहा था जैसे तो जो पेंट होता है ब्लू और येलो और ब्लू का, कि हाँ जो पुलिस का जो होता है कि हाँ, और बैरिकेड से तो पता चलता है ये चौकी है, पर चौकी जली हुई है, उसमें कुछ नहीं। एक साइकिल वाला नजर आया, बड़े तेज भाग के, वो सीधा पता नहीं वो कौन था, बस एक मतलब उस पूरे रोड पे एक साइकिल वाला ऐसे नजर आया और एक मोटरसाइकिल हमारे पीछे चल रही है। थोड़ी दूर बाद एक मोटरसाइकिल और हमारे साथ पीछे हो जाती है। वो तो मेरी तरफ ही थी क्योंकि एक इधर चल रही थी, एक इधर आ गई। वो दोनों बाइक्स वाले और दोनों सेम उन्होंने नकाब पहन रखा। तो जो जहां हमने चाय पी थी, बाबा ने कहा था, मैंने कहा बाबा ये कितना दूर का रास्ता है, कह रहे लास्ट में पेट्रोल पंप आएगा तो समझ लेना वो सीन खत्म हो गई है उसकी। तो मैंने चलो ठीक है। अब वो हमें मतलब आप समझो ना, जब आपको कोई बोल दे कि ये ऐसा एरिया है तो आपके माइंड में वही और वो टाइम में इतना लंबा हो जाता है अपने आप ही, जो 1-1.5 घंटे का था सफर, वो 1.5 घंटे का पूरा दिन लग गया। वो मतलब ऐसे लग रहा है कि उस समय चल ही नहीं रहा है, वो रुक गया है। करेक्ट।
हमें भागना, बिल्कुल। बहुत देर बाद हमें लाइट नजर आई। मैं बताऊं, जब लाइट नजर आई ना, तो हमें ऐसे लग रहा है कि वो लाइट आ ही नहीं रही है, मतलब हमारी गाड़ी चले जा रही है, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप प्लेन को देखते हो ना, जो ऐसे ही तो प्लेन खड़ा दिखता है, जो उल्टा दिखते हो, तो सेम ऐसे ही हो रहा है कि लाइट नजर आ रही है पर वो आ छू नहीं नहीं रही पा रहे पास। हैं, पास ही नहीं आ रहे हैं। 2 बाइक वाले पीछे चल रहे हैं, कभी भी हमें आके वो ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, हाँ भाई क्या क्या नहीं है। ऊपर वाले का नाम लेते रहे, बहुत दूर लाइट नजर आई, पंप नजर आ गया, गाड़ी के अंदर डीजल भी हमारा खत्म होने वाला था, ऐसा लग रहा था कहीं भी अब गाड़ी रुक जाएगी। रुक जाएगी, और वो है, ऊपर वाले का नाम लेते रहे। जाके हमारी जब गाड़ी वहां पे खड़ी हुई, तो जो लोग अंदर बैठे हुए थे सब साथी, मैंने कहा भाई जो पीछे फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी तरफ आपको ऐसे शो नहीं करना कि आप हमें पीछा कर रहे हो, आप अपना उतरना, उतर के अपना नॉर्मल सी उनको लग जाना चाहिए, ये लोग आर्मी के भी नहीं है, पता नहीं अब क्या वो, वो शायद वो सोच रहे हो कि आर्मी के लोग हैं, वो किस पे हमला तो हो आर्मी पे करते हैं वो लोग सारे। जब मैं उतरा, जो मेरे सामने खड़ा हुआ था बाइक पे, मुझे अभी भी उसकी आंखें याद हैं, उसने हल्का सा, मतलब उसने ऐसे हल्के से आंख से, मतलब ऐसे मुझे इशारा करा, बस ऐसे कि हमने आपको यहाँ तक छोड़ दिया है, मतलब वो आंख मुझे अभी भी याद है, उसने हल्के से ऐसे करके और आपके रथ की परिक्रमा करके ऐसे दोनों जूम चले गए। जब हम जहाँ रुके, वो तो हैरान थे कि आप आ कैसे गए यहाँ पे, चाईबासा से रात को निकलना, मतलब इम्पॉसिबल। जिसको बताओ आप बोलो चाईबासा से रात को, भाई वो हमें नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं था वो चाईबासा है। हाँ, हम तो चल रहे थे अपना। हम अपने रास्ते पे चल रहे थे, और कहीं ना कहीं उन शहीदों की हमारे साथ था, जो नहीं तो आप जितने लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी थी, कुछ हो जाता ऑफ कोर्स। तो वो तो सारा होता कि भाई वो तो बड़ा देशभक्त बनने निकला था, हैं वो चाहते ना भगत सिंह हो, पर लेकिन वो हमारे घर में ना हो, किसी और के घर में हो, पर थे वो लोग बेचारे, कहीं हमारे साथ चले, वो सम्मान मिला हमें। आप ऑब्वियसली भगत सिंह की बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली इतना क्यों सेंटर्ड है विद भगत सिंह? आई मीन और भी तो बहुत रहे हैं, और आपने बोला था कि आप स्टैचू बनाओगे एक भगत सिंह का, उसका क्या हुआ? नहीं वो बनाएंगे, अभी नहीं बनाया। अभी बनाया नहीं। हाँ, वो अब हमारा संगठन अब जो चीजें सोची वही है कि हाँ उसको करेंगे, करेंगे पूरा, करेंगे। ऐसा नहीं हमने भगत सिंह जी से ऐसा, क्योंकि आप कनेक्ट कर जाते हो, मूवीज हैं, ये हैं, एक यूथ, क्योंकि आप हर वक्त यूथ रहना चाहते हो, आप कनेक्ट कैसे करोगे, यूथ से करोगे। उससे ज्यादा करोगे। तो बहुत सारे ऐसा नहीं है, उनसे भी ज्यादा है जो जिन्होंने पूरे परिवार शहीद हो गए हैं, पर जिसके ऊपर कोई मूवीज बन जाती हैं, लोग पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। नहीं तो इतने सारे हमने जो यात्रा करी थी उन सब के लिए थी, जो जिन लोगों को जानते भी नहीं हम, हमने कहा था कि अननोन जितने भी शहीद हुए उनको भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। चापेकर बंधु थे, हम जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे रानी लक्ष्मी जी के वहाँ पे गए हम, और साउथ के इतने सारे थे, नॉर्थ ईस्ट में हम गए, नॉर्थ ईस्ट में भी सेम, वहाँ का भी ऐसे इंसिडेंट है, आप सोचोगे कि जैसे हमारे साथ ऊपर वाला चल ही रहा था। हम नॉर्थ ईस्ट में हम चले गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक स्कूल चलाते हैं, वो चलता है विवेकानंद जी फाउंडेशन के नाम पे, एक स्कूल चलता है वहाँ पे, बोर्डिंग डे बोर्डिंग दोनों है शायद, वो कहाँ पे? चेरापूंजी, चेरापूंजी का कुछ नाम चेंज करा है उन्होंने, सुहा कुछ ऐसा नाम हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, चेरापूंजी वाला। हम हमें शिलोंग रुकना था, तो हम शिलोंग रुके नहीं, कि आगे चलते हैं चेरापूंजी, जहाँ पे वो सारे वो बारिश होती और रहती बचपन से हम सुन ही रहे हैं, हाँ, सबसे ज्यादा सबसे बारिश बारिश। जरूर जी, सबसे और ज्यादा जब हम बारिश में होती पहुंचे, है। मैं आपको बताऊं, इतनी गाड़ी हमारी जो था, इतनी तेज बारिश और आंधी चल रही थी कि ऐसा लगता कि हमारी गाड़ी पलट जाएगी, इतनी बारिश थी वहां पे। वहां पे लेट हो गए हम, हमें वापस शिलोंग आना था, क्योंकि हमारा स्टे सारा वहीं पे था, सेना ने वहाँ स्टे करा रखा था हमारा। अब वहाँ हम फंस गए, जब हम निकले तो हमें बड़ा अच्छा, वो स्कूल का बड़ा नाम है, इसके अंदर मैं आपको बुक में दिखाऊंगा, वो इतना बड़ा नाम लिखा हुआ था, तो मैं कह यार ये बड़ा अच्छा स्कूल है यहाँ पे, चलो भाई अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे इसको, ऐसे मन के अंदर आई भावना। अब वो रात हो गई, तो हम वापस निकलने लगे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, जैसे हम जहाँ पे चाय वाय पी के, भैया अब रात को वापस मत जाइए, अब रात को इस समय आप ट्रैवल करोगे तो दिक्कत हो सकती है, Correct. आप रात को वापस मत जाइए। चलो ठीक है। तो हमने उस समय वो अपना ये जो होटल से चेक करा उस पर गूगल के ऊपर, तो हमें एक रूम मिल रहा था। हम जब वहाँ पहुँचे, वो रूम भी क्या जी, रूम नहीं है वो भी, हम 14-15 लोग हैं। तो हम जहाँ रुके हुए थे, वहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी बनी हुई थी, तो वहाँ से लेडी निकल के आती है, तो मैंने पूछा कि कोई ऐसा यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ये स्कूल है, आप इसमें नीचे चले जाओ। हमें मालूम नहीं था वही स्कूल है, हम उसके बैक पे खड़े हुए थे, बैक से दिख ही नहीं रहा था, वही सेम स्कूल है। हम घूम के आए वो फ्रंट पे, कह रहे स्कूल आप वहाँ चले जाओ, इसके अंदर कुछ मिल जाए, शायद आपको कुछ हो जाए। हमने 2 साथी वहाँ भेज दिए, नीचे चले गए, वो आधा घंटा हो गया वो आए नहीं। हमें लगा यार कुछ हो गया, शायद उनको तो किसी ने किडनैप कर लिया या उनको बंदी कर लिया है। आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि वो आप आ जाइए, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी,
तो उन्होंने बताया कि वही स्कूल है भैया, जिस जो आपने फ्रंट से देख रहे थे ना, ये वही स्कूल है। हम नीचे गए, वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने, एक तो सर्दी बहुत थी, हीटर वीटर चला रखे थे उन्होंने, बहुत अच्छा, मतलब हम बाहर तो ठंड लग रही थी गाड़ी के अंदर, हीटर चला रखे, तो उन्होंने ग्रीन टी पूछा क्या है, तो ग्रीन टी, और सारे जिन्होंने जो वो पहनते थे कपड़े, जैसे स्वामी जी पहनते थे ना वैसी भगवा कलर के उन्होंने सबने कपड़े पहने हुए थे, बड़े अच्छे एकदम, चेहरे पे उनके वो थी। तो उन्होंने फिर यात्रा के बारे में पूछा कि हम साहब ये कर रहे हैं, तो पूछने के बाद बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कि जी हमें वापस जाना था, पर वो वापस जा नहीं पाएंगे, हाँ अब तो रात में तो हम नहीं जा सकते वापस। तो मैं हमारी व्यवस्था, कह रहे व्यवस्था तो आपकी हो जाती, आप आए हो, थोड़ा उसमें समय लगता है, क्योंकि एकदम आए हो तो भाई करना पड़ता है, स्कूल है, सारा कुछ है। कह रहे देखो ना ऊपर वाले का चमत्कार देखो, कह रहे 13 लोग उनके स्कूल में आना था, डेलीगेट्स जैसे आते हैं, उनको आना था, वो किसी कारण से उनका कैंसिल हो गया, और हमें फिर उन्होंने दिखाया ले जाकर, बढ़िया उन्होंने उन 13 लोगों के बिस्तर लगे हुए थे, हीटर चले हुए थे, खाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, सारा कुछ। कह रहा अभी 1 घंटे पहले ही फोन आया कि जी वो शिलोंग रुक गए हैं, लेट हो गए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। अब ये देखो ना क्या ऊपर वाले का क्या समझे, मतलब हमारे लिए उन्होंने बढ़िया खाने की व्यवस्था करी। हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ पे, सुबह उन्होंने स्कूल में हमारा कार्यक्रम कराया कि आपको बच्चों को जो भी अपना यात्रा के बारे में बताना वो बताओ। अब ये बताओ ना क्या इसको बोलेंगे। बट कहीं ऐसा हुआ कि आपकी यात्रा रुकी गई? मैं पढ़ रहा था कि श्रीनगर में हुआ था, या कहीं हुआ था कि आपकी यात्रा रुकी थी, कब कहीं ऐसा हुआ? अब यात्रा क्या हुआ, जब हम अब जम्मू पहुंच गए, हम जम्मू जब पहुंचे तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करी कि ऐसे हमारी यात्रा है, और हमें जम्मू हमें सारे स्टेट्स टच करने थे, सब करने थे, हाँ correct। कि भाई 29 राज्यों में हम जा रहे हैं, तो हमें वहाँ जाना था जहाँ पे ये आपका लाल चौक है, तो भाई वहाँ तक हम जाएंगे, लाल चौक से हम वापस आ जाएंगे, हमारा ये था। जब हम वो कर रहे थे, अपना लाइव कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो पीछे से लोग बड़े शब्द यूज कर रहे थे कि अगर तिरंगा लेके आओगे तो तिरंगा में लिपट कर आप जाओगे, इस तरीके से वो, हाँ लाइव में आ रहा था नीचे, लाइव वो नीचे आ रहा था कि ऐसे इस तरीके से आप जाओगे। तो हम भी नीचे लिख रहे थे कि आएंगे तो सही, अब तिरंगा में कौन लिपट कर जाएगा वो देखेंगे। वो चलता रहा। तो वहाँ क्या हुआ जब भाई यात्रा, हिम्मत चाहिए ये सब बोलने की। हाँ वो बोल रहे थे, हमने कहा, अब जब हमने पूरा देश ही नाप लिया था, हाँ, कि अब ठीक है अब ये भी देखेंगे भाई क्या हो गया, यहाँ भी देखेंगे। अब वहाँ पे कोई एसपी थे, अब उनका जब नेक्स्ट डे हमने कर लिया, उन्होंने वहाँ, अभी मुझे याद है एसएचओ थे नीरज शर्मा, उनको भेजा हमारे पास कि भाई पता करो उनका क्या मोटिव है, मैं किस लिए यात्रा कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल मोटिव है या कोई देश के लिए मोटिव है, क्या है। बहुत अच्छे थे, मुझे अभी भी वो शक्ल उनकी याद है, जब आए वो हमसे मिलने के लिए तो उन्होंने पूछा, तो मैं हम तो ऐसे यात्रा कर रहे हैं। कह रहे कोई पॉलिटिकल तो नहीं है आपका? मैंने कोई पॉलिटिकल नहीं है। कह रहे कोई अगर आप नहीं भी जाएंगे तो कोई आपको कोई ऐसा कुछ इशू हो जाएगा? मैं जी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो इस यात्रा को पूरा कंप्लीट करें। मैं नहीं चाहता, और जो हमारे एसपी कुछ हो साहब जाए। हैं वो नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी रामबाग से आगे जब जाए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको हम पूरा वहाँ से देंगे, पर ये नहीं पता उस समय 2018 में ये 370 धारा हटी भी नहीं थी। ये नहीं पता कि कहाँ से ऊपर से आके मोटराल आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाए, कोई कहाँ से अटैक कर कोई दे। भी कर सकता है, करेक्ट। अब अमरनाथ यात्रा के ऊपर अब जाओ ना, चप्पे चप्पे पे वहां पे आर्मी होती है, उसके बाद भी अटैक कर देते हैं, हाँ, चप्पे चप्पे पे तो होती आप है, देख सकते हो यहाँ पे है, फिर यहाँ हाँ। है, फिर यहाँ है, मतलब एकदम मतलब उसके बाद भी अटैक हो जाता अटैक है। हो जाता है, तो करेक्ट। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते, देखो वैसे ही आपको हम तो दे नहीं पाएंगे जैसे अमरनाथ यात्रा की होती है, चप्पे चप्पे पे आपके साथ हम 2 गाड़ी भेज देंगे, करेक्ट, करेक्ट। पर हम नहीं चाहते कि कहीं ऐसा कुछ आपकी यात्रा को कोई अटैक कर दे। अब उनको तो कुछ उनको तो करना है, देखो जी हमने ये कर दिया। अब 13-14 जो लोग हैं उनकी फैमिली फिर आपकी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें क्या कि हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं, हमें कोई हमें जाने ही जाना है। हाँ कोई जाने जाना में वहाँ Correct. तिरंगा लेके आना। Correct. तो उन्होंने कहा आप रामबाग तक जाइए, वहाँ से आप आके आपका वो भी हो जाएगा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, तो हमें ऐसा नहीं था कि नहीं हम जाके वो हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से हमें समझाया, फिर एक देखो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आप जो आपके साथ हैं सबको आप लेके जाओ। चलो, अब लेके आए, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई नहीं हमारे देश है, पर वो बात भी हमने रखी। हमने अपनी किताब में लिख के दिया ना मोदी साहब को कि साहब हमें ऊपर तक नहीं जाने दिया, क्यों? क्योंकि हम तिरंगा, उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो पर गाड़ी से तिरंगा हटाओ। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि आप हाँ। तिरंगा हटाओ। ओह, आपने हमसे बोला कि आप आपकी गाड़ी पे तिरंगा नहीं होना चाहिए, आप चले जाओ घूमने के लिए। तो मैं जाएंगे तो तिरंगा के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे हम। हाँ वो हमने लिखा किताब में अपनी, जब मोदी जी को जब लेटर लिखा अपनी यात्रा के बारे में, मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा है, अपनी भावना तो आपने लिखी। हाँ, अपनी तरफ से तो जो कर सकते हो भाई वो हम करोगे। सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, हम तो भगवान से करेक्ट, मांगते हैं जो मांगते मांगना हैं। है। अब देना और ना देना देना दे उनके ऊपर उनकी है। मर्जी है।
जब हमने अपना लिख के दिया कि साहब हमें ऊपर नहीं जाने दिया कि तिरंगा के साथ, मोदी साहब ने भी यात्रा करी थी, उन्होंने तो जाके पूरा उनका जब हम देखते हैं उन्होंने तो जाके, क्योंकि भी पूरा संगठन था, पूरी पार्टी थी उनके साथ, तो वहाँ तो हजारों कार्यकर्ता पहुंच गए थे जब वो पहुंचे थे जिस तरीके से वहाँ पे हैं, उन्होंने तिरंगा फहराया था। पर फहरा के मतलब आज तो उन्होंने ऐसा कर दिया, परमानेंट कर दिया वहाँ पे, आज तो लाल चौक लगता ही नहीं, लाल चौक आज जाओ इतना बड़ा तिरंगा वहाँ पे लहरता है, तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि जो हम कहते रहे मोदी जी वो करते रहे। तो मैं पढ़ रहा था आपने एक टैंक इंस्टॉल किया मथुरा में। पहले तो आपको टैंक मिला कहाँ से? मैं तो ये जानना चाहता हूँ किसकी क्या स्टोरी है, और ये मथुरा में आपको ये- मिला कहाँ से टैंक, अब और क्यों, मतलब ये इसका हमारे- रीजन क्या था? अब ये देखो ना, जो यात्रा थी ये भी अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। मुझे मतलब होता है ना कि यार कुछ तो हमने करा है अपने देश के लिए। उसी यात्रा के दौरान जब हम मथुरा थे था, तो मथुरा में एक सतीश जी थे, वो हमें मिले, उन्होंने हमारी यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने कहा भैया मेरे जो बड़े भाई हैं शहीद बबलू, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे भाई कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे, तो हम तो उन्हीं के लिए यात्रा कर रहे थे। कह रहे भैया मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गाँव चलें, और उनका वहीं मथुरा के पास ही गाँव था झंडीपुर, आप वहाँ जाके उनको माल्यार्पण कर दो। मैंने बिल्कुल करेंगे भाई, हम तो निकले हैं। इसलिए हम उनके गांव गए, हमने माल्यार्पण करा। सुबह जितने भी शहीद परिवार की जो उनकी पत्नियां होती हैं वो वीर नारी बोलते हैं, जितने भी होते हैं, तो और कम से कम 30-35 वीर नारियों का उन्होंने कहा जी उनका हमने सम्मान किया, वो मिले, हमने उनका सम्मान भी करा। फिर वो दिल्ली भी आए थे हमारे कार्यक्रम के अंदर, तो हमने वहाँ भी उनका सम्मान किया था, तो हमसे जुड़ गए उस समय से सतीश जी, मुलाकात होती रही। हर साल वो कार्यक्रम करते थे अपने, उनके जन्म दिवस पे करते थे, और जिस दिन उनका वो हुआ था शहादत हुई थी, दोनों दिन वो करते थे वहाँ कार्यक्रम, तो हम जाते थे। तो हम उससे 2020 की बात है, ये भी कुछ 2-2.5 साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 3 साल, अब तो 2.5-3 साल हो गए। तो उस समय फादर वहाँ से बदरपुर से एमएलए थे, एलओपी थे, तो मैं वहाँ सारा काम देखता था, ऑफिस का सारा कुछ बदरपुर का। तो उनका फ़ोन आया, भैया मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो मैं फ़ोन पे बता दो, मथुरा से आओगे स्पेशली, फिर मुझे बताओगे। मैं कोई है तो मुझे फ़ोन पे बता दो, कि नहीं नहीं भैया मिल के बात करनी है। तो मैं क्या, आज जो मंगलवार का दिन था, मुझे याद है, हम बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के अंदर बैठे हो तो वो आए, तो चाय वाय पी। मैं भैया कैसे आना वो बताइए। कह रहे भैया कुछ और भी लोग, तो उन्होंने कहा भैया अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपसे बाहर बैठो, मैं बात करता हूँ, कोई बात है, शायद मुझे लगा कोई फैमिली की बात होगी है। कह रहे भैया मेरे जो भाई शहीद, मैंने कहा हाँ। कह भैया उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। मैं स्मारक तो बनी हुई है, सरकार ने दी है। कह रहे नहीं भैया, जब मैं मथुरा में कंट्रोलमेंट एरिया है, क्या जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो जो मेरे भाई जो शहीद हुए हैं वो कहते हैं कि यार मेरे भी स्मारक पे एक टैंक लगा दे। वो 2 टैंक लगे हुए हैं बड़े-बड़े वहाँ पे मथुरा के अंदर। कह रहे जब मैं वहाँ से निकलता हूँ ना, तो अंदर से भावना आती है, जैसे मेरा भाई मुझसे कह रहा हो कि मेरे भी एक स्मारक पे एक टैंक तो लगा दो, कम से कम लोग मुझे याद करें कि याद हाँ करें। भाई टैंक लगा हुआ। ठीक है, मूर्ति तो लगी हुई है सबकी, स्टैचू तो सब भी बना देते हैं, कोई टैंक लग जाए तो लोग कहेंगे अरे वहाँ पे देखो फलाने के वहाँ टैंक लगा हुआ, बबलू के वहाँ पे। तो मैंने कहा बताओ क्या कर सकते हैं। कि मुझे जितना आइडिया है, हम जब यात्रा पे थे, जहाँ भी हम स्मारक पे गए थे, वहाँ जितने भी सरकार के स्मारक हैं या जो सेना की स्मारक है, वहाँ तो टैंक लगे हुए हैं, पर किसी इंडिविजुअल के ऊपर हमें नहीं मालूम कोई टैंक इस तरीके से कोई लगा हुआ है। अगर इस तरीके से, तो मुझे लगता नहीं सेना देगी भी। करेक्ट। भाई जो शहीद होंगे सब कहेंगे जी हमें भी टैंक दे दीजिए। कह रहे भैया मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है, सालों से लगे हुए थे वो, कि भैया 1 साल 1.5 साल हो गया, सब्जी के लेटर्स लिख रखे हैं पर कुछ हुआ नहीं। तो मैं क्या, आप बताओ हम क्या करें। कि भैया अपने लेटर हेड दीजिए, आप अपना ये बुक दे दीजिए हमें जो यात्रा की है। तो मैंने उनको दे दिया, उन पे डाल दिया गया कि हाँ भी हमारे यात्रा में हमारे साथ थे, सारा कुछ हमने लिख के दे दिया। हमें भी था कि पता नहीं होना तो है नहीं, हमारे अंदर से भावना थी, मैंने कहाँ टैंक मिलेगा, ये थी। अब मुझे नहीं पता 1-1.5 महीने बाद अब जो भी आर्मी के ऑफिसर्स थे जो देखते होंगे, उनके पास ये बुक पहुंची, या नासिक के अंदर जब हम कभी गए होंगे, उन्होंने हमारी यात्रा का स्वागत करा। मुझे एक बार फ़ोन तो आया था कि जैसे आपका लेटर आ रखा है कि आपने कोई टैंक के लिए अप्लाई कर रखा है ऐसे। तो मैं कहा हाँ जी, एक हमारे शहीद बलू सिंह हुए हैं, उनके लिए हमने कहा है कि एक ऐसा हो जाए। तो वो निकल गए, 1.5-2 महीने बाद उनका फ़ोन आता है कि भैया वो टैंक मिल गया है। टैंक मिल गया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि टैंक। कह रहे भैया एक दिक्कत है। उन्होंने क्या करा कि मुझे जैसे बताने से पहले ना, उन्होंने ना उसके न्यूज़ के अंदर वो निकाल दिया कि भी टैंक मिल गया, पर उसको लाने के लिए नासिक से क्यों कुछ पैसा चाहिएगा, तो कम से कम 10-15 लाख रुपए लगेंगे वहाँ से, क्योंकि पूरा वो वो बहुत बड़ा है, तो उस पे सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी पैसा लगेगा, उन्होंने वो भी मुझे भेज दिया।
वो बना के। मैंने कहा आपको ये नहीं निकालना चाहिए था। कभी भी कोई शहीद परिवार कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हो, ऐसे तो कभी नहीं फैलाएगा। मैं कहा आपको नहीं निकालना चाहिए था ये इश्तेहार। मैं कहा आप इसको वापस लो। अब आपने निकल गया, पर कोई तुम्हें घर पे आए कुछ देने के लिए, ठीक है, सम्मानपूर्वक आप ले लेना, आप किसी के पास नहीं जाएंगे। जब हम टैंक, अगर वो हमारे द्वारा ही आना था तो हम लेके आएंगे ना उसको। मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर टैंक हमें ऑक्शन में मिलता हो तो हम लोगों के पास जाएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, ले आएंगे, अगर ऑक्शन में मिलता होगा। अगर ऑक्शन में नहीं मिलता होगा तो कोई बात ही नहीं है। पर ऊपर वाले को शायद वो हमें वो देना था कि यार इनको ये श्रेय दो, वो मैं तो ये श्रेय समझूंगा। अब हमारी चाहे वो यात्रा की बुक थी, चाहे लेटर हेड था, चाहे ऊपर वाला इंतजार कर रहा था, जो भी था, हम उस टैंक को वहां से, हमारा संगठन नासिक से क्या लाया? पूरा अच्छे जैसे हमने यात्रा निकली थी हमारे, उसी तरीके से हमें सेम उसी तरीके से पूरी यात्रा वहां से, उसका जहां जहां हम पहुंचे उसी, हमारा वो यात्रा का पार्ट भी था। जब हम पहले गए थे, मुरैना था हमारा, ग्वालियर था, शिवपुरी था, फिर यहाँ पे आपका ये मथुरा, तो जहाँ पहुंचे थे, मतलब ये पूरा वही रूट था यात्रा वाला सेम हमारा, जब हमने की थी। वो सभी लोग हमें दोबारा मिले वहाँ पे कि साहब पहले यात्रा में आए थे, अब टैंक वाली यात्रा आप कर रहे हो। आज टैंक ला के, वो टैंक T-55 टैंक है, 1971 की यार युद्ध में वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने जंग लड़ी थी और जीते थे 1971 का, वो वाला टैंक। और अच्छा टैंक, ऐसा भी नहीं कोई वो ऐसी कोई दिया, चलता हुआ टैंक था। उसका जो भी वो पुर्जा उर्जा निकाल लेते हैं, जिससे कि हाँ, वो टैंक आज उसके झंडेपुर गांव में उस शहीद के स्मारक पे आज लगा हुआ है। तो ये दो चीजें ऊपर वाले ने करा दी। यात्रा भी 95 दिन की करा दी, टैंक कोई किसी को बताते, जैसे आपको बताया, जिसको बताते हो मानता ही नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपने इतना किया है, कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन की वजह से किया है? क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशन है कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन ही नहीं है? जब यात्रा की तो मैं तो यात्रा में तो बोला था कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और मैं राजनीति छोड़ कर आया हूँ। मैंने बोला था क्लियरली वहाँ जब मैं जाता था कि मैं एक संगठन में काम करना चाहता हूँ और कुछ मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ काम करूँगा। जब मैं चीज़ बोलता था तो जो बहुत सारे लोग थे कि साहब अगर आपको कुछ करना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना होगा, तभी तो कुछ कर पाओगे आप। करेक्ट, मेरा यही क्वेश्चन था क्योंकि ये जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आओगे तो आप चेंज कैसे लाओगे? तो लोग कहते थे कि, तो मैं उनसे एक बात जरूर बोलता था कि ऊपर वाला मुझे अगर पावर दे तो पूरी पावर दे, कि मेरे कलम से चीजें हों। मैं जाके लोगों से मांगू, मैं मांगू, मुझे वो पावर नहीं है ना। फिर दूसरे के ऊपर है कि वो दे ना दे। कि मैं मुझे पावर दो तो मैं जो सोचता हूँ। जब मैं यात्रा पे गया तो मैंने कहा कि एक ऐसा कार्ड बनाए सरकार, शहीद स्वाभिमान कार्ड, जो भी नाम रखना चाहे, हमने तो अपने तरफ से वो दिया था कि नाम, कि ऐसा एक कार्ड बनाए सरकार, जिस कार्ड के माध्यम से कोई हमारे जो सेना, जो मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा परिवार, जो सेना का जवान जो भी शहीद हुआ देश के लिए, जो उसका परिवार, जो उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, मैं नहीं पूरे परिवार के लिए कह रहा, कम से कम अगर उसकी कोई अगर शादी नहीं हुई है और कोई सिस्टर है, उसकी बहन की शादी वो सरकार करे, अगर शादी नहीं हुई है और माँ बाप नहीं है, अगर उसके बच्चे हैं जो शहीद हुआ है, उसके बच्चे की एजुकेशन, और जो उनकी जो शहीद नारी, जो वीर नारी है, उसका कुछ भी, उसमें जो भी नौकरी वोकरी कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे कितना जितना आइडिया, कुछ ना कुछ तो करते हैं, पर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने गोली खाई है। आप देखो ना, हमारे लिए तो खड़े हुए हैं हम तो आज यहाँ पे, अगर हम बैठे हुए हैं, कहीं ना कोई सियाचिन में खड़ा हुआ है, कोई राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा हुआ, हमारे लिए तो खड़ा हुआ है। अगर आप उनको सम्मान नहीं दोगे उस तरीके का, तो कौन जाएगा? मुझे पता है कि मैं कल आर्मी में जाता हूँ और मेरे बेटे को सबसे बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, जो बढ़िया स्कूल है, DPS में एडमिशन होगा, सबसे पहले उसका होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं, फीस भी नहीं देनी, मतलब जो उसको ज़रूरत है, जब तक वो पढ़ाई करे उसको सारा सरकार करे। और जो पहले अगर वो कुछ आ जाए, कोई नौकरी में, जिसमें भी जाना चाहे, उसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। तो लोग सेना में लाइन लगाकर, मतलब अभी भी जाते हैं, पर एक अंदर से और जाएंगे कि हाँ, मेरा परिवार प्रोटेक्टेड है पूरा, मतलब मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको इतना हो जाए कि उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जितने भी हमारे सेना, जितने भी शहीद, हम भी पैसा तो अभी भी तो इतनी सारी जो योजनाएं चली रही है ना गरीबों के लिए, देश रहेगा तभी तो आप हो। सेना है जो खड़ी है, उसी की वजह देश बचा हुआ है। अगर सेना आपकी अगर मायूस हो जाए तो कहाँ आप करो? तो ये मतलब सब लेके चलें, और उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं,
कि उस जब हम गए लोगों के पास, तो हमने पूछा टाइम सेना से कि आपका पहले का समय और इस समय में, कह रहे बहुत चेंज है। पहले हमें बॉर्डर के ऊपर हमें हथियार, मतलब अगर उधर से गोली चलती थी तो हमें अलाउड नहीं था गोली चलाना। अच्छा। पहले हमें वो बोलते थे कि दिल्ली से पूछना पड़ेगा। अब जब से चाहे सरकार बदली, चाहे मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमें अब अगर उधर से कोई गोली चलाता तो हमें आदेश है कि आप गोला चलाओ। आप उनको साथ में रिवर्ट बैक करोगे, आप इंतजार नहीं करोगे कि दिल्ली से कोई ऑर्डर आएगा। और कह रहे मतलब ऐसी सुविधा हो गई जो पहले नहीं थी। कह रहे बहुत आर्मी की सुविधा कर दी, बहुत सारा जो उन्होंने बताया वो बड़े खुश थे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई मायूस थे, बड़े खुश थे वो कि जो बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि चेंज होता जा रहा था। वो भी हमने लिखा, हमने धन्यवाद करा मोदी जी का कि हम सेना के जवानों से मिले, उन लोगों ने आपकी तारीफ करी, सारे लोग हैं। और ये बताओ ना, एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो हर दिवाली उनके साथ मनाता है। बताओ ना आप, हर दिवाली, भाई दिवाली आप किसके साथ मनाते हो? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ मनाते हो ना, अपनी पूजा करोगे हैं, और कहीं भी हो आपको घर आना पड़ता है। यार घर चलो, लक्ष्मी पूजा करनी है, नहीं तो वाइफ गुस्सा हो जाएगी है। मोदी जी हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। तो लोगों में और सेना में वो है, वो और हमें भी लगता है कि हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के लिए और सेना के लिए इतना समर्पित है। अब इतने सारे, अब बताओ ना, जब भी उन्होंने अटैक करा, चौरी वाला हुआ, चाहे पुलवामा हुआ, सबका जवाब दिया। अभी सिंदूर, अब तो लेटेस्ट जो हुआ सिंदूर वाला, कौन है, किसकी हिम्मत है? वो सामने वाली जो कंट्री वही परमाणु है, उसके बाद भी मतलब उसको ऐसे ऐसा मारा है कि वो सोच नहीं सकते। तो आज गर्व होता है कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है। और वो हम पूरे देश में गए तो हमने तो जो जो बातें हमसे देश ने रखी, हमने रखी, वो अपना पूरी कर दी। हाँ, लोगों के फोन आते थे, साहब वो बात हो गई, वो हो गया, तो हम तो कहते हैं कि भाई आपकी बात रखी, मोदी जी ने पूरी कर दी। तो फाइनली मतलब पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, क्योंकि आप खुद चेंज करना चाहते हो। मैं तो पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मिलेगा तो मौका मुझे मिले कि मैं चेंज करूँ। चेंज करोगे कि मैं कानून में बनाऊं कि ये लो, ये कर दिया सेना के जवानों के लिए, काम करना है। हाँ, कि ये कर दिया उनके लिए, फर्स्ट वो उनके लिए जो भी है। अब उनको जो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो मिलती है सुविधा, उनके स्कूल्स में मिलती है, पर अब सारे दिन मुझे लगता नहीं है कोई जहाँ रह रहा। मैं कहता हूँ जो अब जो मथुरा में है, जरूर नहीं आर्मी स्कूल में पढ़े, जो मथुरा का सबसे बेस्ट स्कूल है उसमें पढ़े, इलाज कराए तो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में कराए उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने रखी थी कि हाँ, कभी मौका मिलेगा, ऊपर वाला मौका देगा तो करेंगे। अब नेक्स्ट क्या बिग प्रोजेक्ट है? अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी एक तो स्मारक जो बनाने का है, वो जल्दी से उसका सारा रूपरेखा बना के उस पर शुरू करेंगे बना के। और आगे जिस तरीके से जो देश में, अब मैं चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे इधर नेपाल की बात करें, कहीं ना कहीं जो सिस्टम जो बदलता जा रहा है, डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, उस पर बड़ा करता है कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे देश का भी वही हाल हो जाएगा जो उन देशों का है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक युवाओं की टीम खड़ी हो जो देश के लिए समर्पित हो, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उससे कोई मतलब नहीं चाहे वो किसी धर्म से है, पर वो उसको होना चाहिए कि देश मेरा ही है। एक पूरा संगठन तो बना हुआ है, पर एक उसके अंदर एक संगठन में ऐसे लोग मैं चाहता हूँ कि आए। अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अमित जी यहाँ पे हैं, कि दिमाग में आया कि लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, मैंने उसका नाम ही गुरुकुल रखे। भाई जो भी देश हैं उनकी जड़ें क्या हैं, जितने भी देश आज खड़े हैं, आप उनकी जड़ों को खत्म कर दोगे, देश खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर हमारे देश की जड़ तो सनातन ही है, अगर आप सनातन को खत्म करो, देश खत्म हो जाएगा। आज आप देखो ना ईरान में क्या हो रहा है, सारी कंट्रीज आप बाहर देखो क्या हो रहा है। अगर हम अपनी जड़ों से रहेंगे, और खाली एक हमारा देश है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं करा, कभी किसी के, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई क्रिश्चियन का कोई भी ये गिरजाघर जिसको बोलेंगे या चर्च बोलेंगे, कभी हमने नहीं तोड़े किसी के भी। हम तो बड़े रहा कि हाँ सबका रहे, प्यार बना रहे। ये पहला ऐसा देश है हमारा कि जिसमें सबको अपनाया है, जो आया ठीक है। तो हम चाहते हैं कि देश खुशहाल रहे, सारे युवाओं के अंदर ये भावना रहे जो सारे देशों में रहती है, और युवाओं के अंदर प्रेरणा भी रहे, और उन शहीदों के लिए एक प्रेम रहे। अगर आप वो खत्म कर दोगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, उनको पता ही चलेगा कि हमें कैसे आज़ादी मिली, और फिर तुम कहीं ना कहीं सब किसी को पता ही नहीं होगा ना, फिर आप गुलाम हो जाओगे कहीं ना कहीं कैसे भी। तो उनको मैं अपना, हमारे जो रियल हीरोज हैं ये हैं। मैंने तो यात्रा के माध्यम से समझो, जैसे लोग तीर्थ करते हैं ना, तो मैंने तो तीर्थ करा है उन शहीदों का,
कि जा जाके उनके मत्था टेका है, उनकी जहाँ पे वो जहाँ रहते थे, जिस घर में रहते थे वहाँ आए, जहाँ पे उनकी स्मारक बनी है, मैं तो वहाँ जा जाके उनको सम्मान दिया है। मैं एक और चीज़ देख रहा था, आपने रिसेंटली यमुना के ऊपर भी कुछ करना शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है यमुना की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या कर रहे हो आप यमुना के ऊपर? नहीं, जितने भी जो सामाजिक कार्य हम सब कर रहे हैं, यात्रा के बाद चाहे यमुना जी का रहा, कोरोना काल के अंदर हमारे संगठन ने बहुत काम करा। अभी जब 25 साल हमारे कारगिल युद्ध के हुए थे, तो उसमें हमने 527 जो शहीद हुए, उनके नाम से हमने पेड़ लगाए और पेड़ के साथ-साथ एक पूरा तो उसकी नेम प्लेट और ट्री गार्ड लगा के दिया, जिससे कि एक एक को दिया हमने कि भई इस पेड़ का आप ध्यान रखेंगे, तो 527 हमने पेड़ लगाए। 370 धारा के लिए हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा कि जब ये उड़ी अटैक हुआ था, तो हम तो ये कहते हैं जो हम करते रहे वो मोदी जी करते रहे। फिर यमुना वाला तो ऐसा है कि देखो, आज जल है जीवन है, बिना जल के कुछ नहीं है, और मतलब ये लाइफ लाइन है यमुना जी हमारी। अगर ये इसी तरीके से गंदी होती रही और जहाँ जहाँ पे प्रदूषण होता जा रहा है यमुना जी में, उसके आस पास लोगों को कैंसर होते जा रहे हैं कि सारे नाले इसी के अंदर गिर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, दिल्ली से पहले हमारी जो यमुना जी साफ है। जैसे दिल्ली के अंदर यमुना जी आती हैं, तो जो उसके अंदर नाले हैं सारे उसके अंदर सारे हैं, उसके अंदर जाता है। सारे अंदर हैं। अब मैं सरकारों को क्या बोलूँ, इससे पहले जो सरकार थी 10 साल, उसने कुछ नहीं करा। उन्होंने सिर्फ कहते रहे कि हम यमुना जी में डुबकी लगवाएंगे, डुबकी लगवाएंगे, पर वो डुबकी तो उन्होंने लगवाई नहीं। वह आज भी यमुना जी ऐसी हैं। पर अभी उसमें जो है यमुना जी में जो कार्य चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में मोदी जी का अपना भी ड्रीम है। वो जैसे उन्होंने साबरमती फ्रंट बना रखा है, इसी तरीके से यमुना जी पे पूरा उसी तरीके से फ्रंट बनाना चाहते हैं कि पूरा सुंदर सा बने और यमुना जी साफ हो। और यमुना जी अगर साफ नहीं हुई आपकी, तो आने वाले समय में दिल्ली के अंदर हर दूसरे घर में कैंसर होगा, ये आप देख लेना। अब ये जितनी यमुना जी जहाँ जहाँ से निकल रही है और जहाँ उसमें जो गंदे नाले गिर रहे हैं, उस पर एसटी प्लांट बनाए जा रहे हैं, उसकी बातें चल रही है। हमारे यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एसटी प्लांट का काम चल रहा है। ये जैसे जैसे ये जब प्लांट बन जाएंगे, तो जो नाले हैं गंदे नाले इसमें गिरने बंद हो जाएंगे, तो ये यमुना जी हमारी सफाई साफ हो होती जाएगी। रहेगी। हाँ, तो उसमें तो लगे आपको हुए हैं। लगता है मतलब कि हाँ, वी आर ऑन राइट ट्रैक? क्योंकि जो ऊपर जो काम करने वाले हैं, देखो केजरीवाल जब यहाँ पर थे, तो उनके ऊपर तो कोई था ही नहीं, वो खुद ही बॉस थे, जो कर रहे हो ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे मुख्यमंत्री रेखा जी है, तो उनके ऊपर मोदी जी बैठे हो और जो चाहते हैं दिल्ली को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करना चाहते हैं कि दिल्ली एकदम ऐसी हो कि लोग जब बाहर से आए, तो दिल्ली को एक वो मॉडल बनाना चाहते थे। वो 10 साल जो पीछे खराब हुए ना हमारे, एक समय तो ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊं, कि 2014 के अंदर पार्टी ने बोला रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से कि आप सरकार बनाइए। उसमें जब इन्होंने 28 एमएलए इसके अपने आम आदमी के थे और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, जब इसने विड्रॉ कर लिया था। एक समय ऐसा था कि सबकी सपोर्ट बन के कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाती और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सीएम बना दिया जाता, जो चल रहा था। पर वो जो भी थी पार्टी का डिसीजन तो नहीं लिया, पर वो 10 साल जो है ना, वो जो दिल्ली के जो खराब हो गए, 10 साल केजरीवाल ने कुछ करा नहीं। आज मुझे लगता है 10 साल सीधे मिलेंगे स्ट्रेट, तो ये चीजें हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी। पोल्यूशन के ऊपर क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, इस बार आप देख रहे हो कितना ज्यादा हुआ है पोल्यूशन। नहीं, पॉल्यूशन तो हर ऐसा नहीं है, पिछले साल भी था। और ये तो खाली एक ऑन ऑफ कर दो, वो आप क्या नाम है, ऑड इवन स्टार्ट कर दो, उससे तो होने उससे तो वाला कुछ नहीं होने है। वाला। ये धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। जो और आपको हमारे लगता है काम हो रहा है पोल्यूशन काम हो रहा है, काम करें, क्योंकि इनको तो बड़े बड़े क्या है, एक तो स्मोक टावर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, बड़े बड़े स्मोक टावर। अभी देखो ना, आप जाते हो तो अब इन्होंने कम से कम, पहले वो गाड़ियां जो चलती, जो फुहारे, वो चलती नहीं थी, अब कंटिन्यू गाड़ियां हैं रोड पे चल रही हैं, चाहे उससे 5% पॉल्यूशन कम हो रहा हो। अब आप जाएंगे शांत जिधर सारा चाणक्य की तरफ, आप उन्होंने वो लगा दिए, फुहारे लगाए हैं, कम से कम वो जो इतनी लाइट के ऊपर साथ साथ, तो वो काम तो कर रहे हैं, पर लेकिन टाइम ये लगेगा, 1 साल में तो खत्म नहीं नहीं होने होने वाला। ये भी 5-10 साल की हाँ, जर्नी है। और अब दिल्ली का जो बाहर है, आप बताओ ना, यहाँ पे टैक्सीज कितनी है। एक लिमिट है हमारी दिल्ली की कि भाई इतने लोग यहाँ रह सकते हैं, हम ओवर हो चुके हैं उससे। पर रोड पे आप गाड़ियाँ देखेंगे, हर दूसरी गाड़ी टैक्सी है। हाँ, तो ये जब तक ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, तब तक तो मुझे लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं ईवी पे जा रहे हैं लोग धीरे धीरे। हाँ, इलेक्ट्रिक पे जाएंगे तो बस 4-5 साल। आप दिल्ली को अगर इनको कुछ चाहिए तो 5 साल लगने वाले हैं, अब इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। लास्ट क्यू रैपिड क्वेश्चंस है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है जो पेट्रियोटिक वाली हो? रंग दे बसंती। आपके रियल लाइफ हीरो, करंट एंड पास्ट?
हीरोज़ में तो मैं सारे इन जितने शहीद में उन्हीं को देखता हूँ अपने हीरो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी, ये मतलब हीरोज़ हैं। चाहे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी, जिनके बारे में भी आप देखो ना किस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी थी उस समय। ये सारे यही हमारे रियल तो यही हीरो हैं। हुँ, सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जो आप अपनी यात्रा में देखी है आपने? चेरापूंजी, बहुत ब्यूटीफुल थी वो। आपको क्या लगता है आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? सोच है बस एक अच्छी कि कुछ करना है देश के लिए, और वीकनेस? जब होती नहीं है। अब कोई बहुत टाइम होता है कि आपको रास्ता नहीं मिल पाता। आप सोचते हो पर हो नहीं पाता, नहीं पाता। क्योंकि मुझे दोनों जगह, एक तो पॉलिटिकल उसमें कि भाई फादर का जो है एक सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी काम करना पड़ता है, फिर संगठन भी, तो दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो टाइम थोड़ा ज़्यादा उधर लग जाता है क्योंकि पूरा टाइम उसमें काम करेक्ट। होता है, इसमें थोड़ा कम लगता है। तब मुझे लगता है यार मेरे संगठन में कुछ बड़ा मैं अभी हो नहीं पा रहा है, तब वीकनेस लगती है कि कुछ तो मुझे करना है। व्हाट डज होम मीन टू यू? आपने इतनी बड़ी यात्रा की। अब उनकी सपोर्ट तो थी, अब भाई वाइफ की है 95 डेज़ के लिए जाना, उनको तो पता भी नहीं था। कहाँ कहाँ जा रहे हो? इधर उधर से पता चला कि 3 महीने के लिए बाहर जा रहे उनको हैं। थोड़ी पता था आप चाय पासा गए गए हाँ, हो। उनको पता ही नहीं था, वो तो जब बाद में सब सुनते हैं कि ऐसी जगह गए हैं, ये है, उनको नहीं पता था। तो उनकी देखो कहीं न कहीं उनकी भी सारी सपोर्ट रही है। 95 डेज़ वो भी जिस तरीके से, भाई हम तो यात्रा पे थे, हम तो अपना रोज़ चले जा रहे थे, और 95 डेज़ में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हमने गलत कर दिया। मतलब कभी नहीं लगा कि हर दिन जब आर्मी का आपको पूरा वो मिलता था ना, आप ऐसे बूस्ट Support, होते थे। हाँ। मतलब आपको मैं बताऊँ, हम 4 बजे रोज़ निकलते थे, हम 4 बजे निकलते थे, कहीं दूसरी जगह पहुँचते थे। वहाँ पहुँचना होता था, फिर अपने कपड़ों को, आप 90 दिन के कपड़े कहाँ लेके कहाँ जाते से हो? ले जा सकते हो? करेक्ट। 10-12 दिन के आपके हाँ, कपड़े थे, बिल्कुल। वो आपको कपड़े धोने भी हैं, सुखाने भी हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी चीज़ें जो होती है। जो दिखती नहीं है। हाँ, नहीं, वो चल रहा था वो। एक लास्ट क्वेश्चन, आज की यूथ को आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि यूथ इज विच विल बिल्ड द कंट्री, तो आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए आज की डेट में? मैं यूथ को तो मैसेज ये दे दूँगा, एक आपका एम होना चाहिए देश के लिए। अब एम कौन दिखाएगा? या आपके मदर फादर आपको दिखाएँगे या आपके टीचर्स दिखाएँगे? तो मैं तो जहाँ जिस प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप अपना कोई भी, आप देखो शहीद आज़म भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि अगर देश आज़ाद हो तो मैं शादी कर लेता, आज़ादी होती तो। आज तो आप सब कुछ कर सकते हो, पर देश के लिए थोड़ा-सा टाइम आप निकालो बस। मैं ही नहीं कहता कि आपको यात्रा करनी है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। रोड को गंदा नहीं करना है, लाइट को वेस्ट नहीं करना है, माँ-बाप की आपको इज़्ज़त करनी है, पड़ोसी की आपको हेल्प करनी है। हैं? मतलब छोटे बच्चे को आप किसी की मदद कर सकते हो, कोई है कि इसको नहीं पढ़ा, आप उसको, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें आपको, देश को आप, मैं नहीं कहता कि हमारी तरह आप देश में निकल जाओ। आपकी जो कैपेसिटी है, आप वो काम करो। छोटा-बड़ा पे मत जाओ कि ये छोटा-बड़ा है। आपके अंदर से एक स्माइलिंग एक आएगी आप फेस पे, जो भी आप काम करोगे। हम गौ सेवा भी करते हैं, 100 गाय गोद ले रखी है हमने भी, हम वहाँ जाके हर महीने उनकी सेवा के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है हम देते हैं वहाँ पे जाके। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे जोड़ती चली जाती हैं, और आपके अंदर से क्या, आपको अंदर से एक अलग अच्छा भी लगता है पावर आती है आपको। और अच्छा भी लगता है। हाँ। मतलब जब आप किसी की हेल्प करते हो तो वैसे ही बड़ा आप अच्छा करो, लगता है। आप है, आपके अंदर स्माइलिंग फेस रहता है। आप किसी को, आप कोई रोड पे जा रहा है, आपने किसी को कुछ बिस्किट ही खिला दिया, कुछ केला खिला दिया, उसने आपको थोड़ा-सा आशीर्वाद दे दिया, आप पूरे दिन खुश से रहते हो। हम्म। तो यूथ जो आज है ना, हमारे जो बुक्स के अंदर उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जितने हमारे बुक्स थे वो चेंज हो रहा सिलेबस। पहले तो सारा करेक्ट। उन सिलेबसों के अंदर हमें मुगल साम्राज्य पढ़ाया जा रहा था। वो अच्छा है कि उनको हटाया जा रहा है। महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी महाराज, जब बच्चे इनको पढ़ेंगे ना, तो उनके अंदर से आएगा कि जो देश में ऐसे-ऐसे लोग भी हुए हैं, तो कहीं न कहीं थोड़े हमने भी तो यहीं से करेक्ट। मूवीज़ से देख Movies से के, के। बुक पढ़ के, तो ही तो अंदर से भावना आई कि यार वो ऐसे लोग थे। हमने तो कुछ भी नहीं करा देश के लिए। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें, वो जब वो बुक्स में पढ़ेंगे यूथ, और ये सिलेबस चेंज होगा। जब मैं यात्रा से पहले तो हमारे सिलेबस में था ये कि शहीद आज़म भगत सिंह आतंकवादी, ये लिखा हुआ था। वो बाद में उसको हटाया गया। बहुत सारे तो संगठन लगे हुए थे, भी आप आतंकवादी क्यों लिखा हुआ कैसे रखा लिख है सकते हो? हमारे? हाँ। तो ये सारा जो मेन जो यूथ है, उसको एजुकेशन के माध्यम से, और हमारी जो हम लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं, हम एक लाइब्रेरी के माध्यम से भी, कि उसमें सारा हमारे सनातन के बारे में, और हमारे जो ये सारे जो हीरोज़ हैं, अब विक्रमादित्य जी के बारे में तो पढ़ाते नहीं कोई। बताओ, ऐसे मतलब जो नवरत्न, जिनके जो सारा कुछ, मतलब अभी मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ उस पे नेटफ्लिक्स, वाइकिंग्स। वो दिखा रहे हैं कि जब हमारा देश उन्नत था, तब वो लोग, स्वीडन के लोग क्या कर रहे थे,
वो आदिवासी की तरह रहते थे, वो मार काट मचा रहे थे। हमारा मतलब उस समय कौन सी सेंचुरी में हमारा देश क्या था। तो ये हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि आप किसके वंशज हो, तो उनके फील आएगा ना। अभी तो कह देते हैं यार अंग्रेजों ने इतना साल राज कर लिया, इन्होंने कर लिया, तुम। अब हमारे समाज को लोग कह देते हैं कि ये तो चोरी करते हैं, ये करते हैं। मैं कि अगर पीछे आप जाओगे तो एक जो सबसे बड़ी जो कहते हैं कि कहाँ एक जो कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेलिक, चलती है ना कहावत। जो राजा मीर भोज हुए वो हमारे उससे हुए इतने बड़े। तो मैं तो अपने भी समाज में कहता हूँ कि आप उनसे सीखो कि हम किसके वंशज हैं। तो आप जब उनसे सीखोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे देश के लिए। सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। 95 दिन की यात्रा का 1 घंटे में वर्णन नहीं हो नहीं हो पाएगा। सकता नहीं हो सकता। ये तो कुछ जो आता रहा याद वो हमने कर ली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।